진짜로. अमेरिका ईरान में उनका संवर्धित यूरेनियम जब्त करने के लिए विशेष बल भेजने पर विचार कर रहा है। ये अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक अभियानों में से एक होगा, लेकिन जल्द ही ये एक जोखिम भरी आवश्यकता बन सकती है। देखिए, ईरान के पास लगभग 460 किलोग्राम यानी करीब 1000 पाउंड 60% संवर्धित यूरेनियम है। यह कोई अटकल नहीं है। असल में बातचीत के दौरान ईरान की अपनी सरकार ने सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को बताया कि यह यूरेनियम उन्हें 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता देता है। सुनिए। शॉन, 80% सामग्री को लगभग एक हफ्ते में या ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में 90% तक लाया जा सकता है, जो कि हथियार ग्रेड होता है। 20% को 3 से 4 हफ्तों के अंदर हथियार ग्रेड तक लाया जा सकता है। और मुझे ये कहना है क्योंकि मैं ये छोटी सी बात भूल गया था। उस पहली मीटिंग में दोनों ईरानी वार्ताकारों ने हमसे सीधे बिना किसी शर्म के कहा कि उनके पास 60% का 460 किलोग्राम नियंत्रण में है और उन्हें पता है कि उससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और यही उनकी बातचीत की शुरुआत थी। वे इस पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्होंने हर तरह की निगरानी प्रक्रियाओं को चकमा देकर खुद को उस स्थिति में पहुंचा लिया था जहां वे 11 परमाणु बम बना सकते थे। यही वजह है कि एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन जरूरी हो सकता है, भले ही वह जोखिम भरा हो, लेकिन जरूरी है। अब अमेरिका यह कैसे करेगा और इसमें क्या जोखिम है, जानने से पहले समझते हैं कि यूरेनियम इतना खतरनाक क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, 90% संवर्धित यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है। ईरान के पास ठीक ठीक वो नहीं है, लेकिन उसके पास उसके बेहद करीब की चीज है। देखिए, प्राकृतिक स्तर से यूरेनियम को 60% तक लाने में शायद 2 साल लग जाते हैं, और ज्यादातर समय असल में शुरुआत में ही खर्च होता है। तो इसे मान लीजिए 0% से 3% से 10% तक लाने में आप लगभग 1 साल सिर्फ यही करने में लगा देते हैं। लेकिन एक बार जब यूरेनियम 60% पर पहुंच जाता है तो उसे 90% हथियार ग्रेड तक ले जाने में शायद 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगते हैं। ये आपके उपकरण पर निर्भर करता है। इसी कारण दशकों से सुनते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से 2 हफ्ते दूर है। देखिए, वे 60% यूरेनियम जमा कर रहे हैं, और जिस पल ईरान के सर्वोच्च नेता यह तय कर ले कि उन्हें परमाणु हथियार चाहिए, ईरान असल में 1 या 2 हफ्ते में परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर है परमाणु हथियारों से। अब दिसंबर 2024 से शुरू होकर यह भंडारण अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। ईरान ने असल में संवर्धन की गति बढ़ा दी और उन्होंने 60% यूरेनियम की भारी मात्रा में जमाखोरी शुरू कर दी। इसी वजह से अब उनके पास लगभग 1000 पाउंड है। पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने यह समस्या सुलझाने की कोशिश की थी। इसी कारण B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाएं नष्ट की, तो ईरान अब और यूरेनियम जमा नहीं कर सका। लेकिन हमने पहले से उसके पास मौजूद यूरेनियम हासिल नहीं किया। हमने उनकी यूरेनियम बनाने की क्षमता नष्ट की, पर उनके पास पहले से मौजूद यूरेनियम नहीं मिला। किस्मत से ईरान के पास भी वह नहीं था। रिपोर्ट से पता चला कि वह इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर जमीन के नीचे दफन था। वो उन्हीं साइट्स में थी जिन पर अमेरिका ने बमबारी की, या शायद ईरान ने उसका हिस्सा कहीं और भेजा। ऐसी ही रिपोर्ट्स हमें पिछले साल मिली थीं। अब हमारे पास इस बात की बेहतर जानकारी है कि वो यूरेनियम कहाँ है, और उसी जानकारी से पता चलता है कि 460 किलोग्राम यानी करीब 1000 पाउंड यूरेनियम अगर पूरा नहीं तो ज्यादातर हिस्सा अब भी इस्फहान न्यूक्लियर साइट की मिट्टी के नीचे दबा है। अब वो बंकरों में है और ऐसे सुरक्षात्मक केसों में रखा गया है जो रेडियोधर्मी सामग्री को रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसी जगह पर है जहां यहां तक कि ईरान भी उसे, आप जानते हैं, हासिल नहीं कर सकता। फिर भी ईरान को इस पर गर्व था, क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की 12 दिन की जंग में रिपोर्ट्स थी कि अमेरिका यूरेनियम जब्त करने स्पेशल फोर्सेस भेजने पर विचार कर रहा था। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने आखिरकार ऐसा नहीं किया, और यही वह बात थी जिस पर ईरान को बहुत गर्व था। ईरान ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका ने ऐसा इसलिए नहीं किया
क्योंकि वह कर ही नहीं सकता था और बस 1 महीने पहले बातचीत में इसका खुला दिखावा किया। उन्होंने कहा, अगर आप इसे सैन्य रूप से नहीं ले सकते तो हम यूरेनियम कूटनीतिक रूप से नहीं छोड़ेंगे। सुनिए। क्या ईरानी सरकार में जो कुछ भी बचा है उसके साथ अब भी कोई समझौता करने की गुंजाइश है? मुझे लगता है कि यह राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। मेरी यही राय है, लेकिन वे शुरुआती वार्ताओं में ज्यादा सहमत नहीं लगे। आपने मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा, हमारे पास संवर्धन का अकाट्य अधिकार है। उन्होंने 60% संवर्धित ईंधन होने का घमंड किया, जो 11 बमों के लिए पर्याप्त है। उन्होंने मुझे और जैरेड से कहा, हम आपको कूटनीतिक रूप से वो नहीं देंगे जो आप सैन्य रूप से ले सकते हैं। मुझे लगता है उन्हें रवैया बदलना चाहिए। TOR में आप क्या देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है अभी आपके पास सबसे ज्यादा बातचीत की ताकत है? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने साबित कर दिया है कि हमारे पास है। आरोपी की ओर आकर्षित। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बातचीत की ताकत है, शायद अधिकतम, लेकिन हम समझौता करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे समझौता करना चाहेंगे, हम समझौता करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में रिसर्च के दौरान एक सवाल आया जो शायद आप में से कई लोग भी सोच रहे होंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। ईरान न्यूक्लियर साइट के नीचे दबे यूरेनियम को क्यों नहीं निकालता? तो पता है क्या, मोसाद और CIA ने ईरानी समाज में इतनी गहराई तक घुसपैठ कर ली है कि खुद ईरान की सरकार इस यूरेनियम को हटाने से डरती है। उन्हें चिंता है कि अगर वे इसे बाहर निकालते हैं तो इसका पता लगाया जा सकता है, इसे चुराया जा सकता है, या जब यह खुला होगा तब उस पर हमला भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि इसे दफन ही रहने देना ज्यादा सुरक्षित है। कम से कम इस तरह उन्हें पता है कि ये कहाँ है और उन्हें यकीन है कि कोई और इसे हासिल नहीं कर सकता। असल में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमेरिका इस यूरेनियम तक पहुंच न सके, ईरान ने वास्तव में वहां के प्रवेश द्वारों पर और ज्यादा मिट्टी डाल दी और उस जगह को पूरी तरह से ढक दिया। इससे जमीन से हमला और मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका जमीन से हमला करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उसे करना ही पड़ेगा, आप जानते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान के पास परमाणु हथियार न आ जाए। आप बस उस ईरान को स्वीकार नहीं कर सकते जिसके पास 60% संवर्धित यूरेनियम के 1000 पाउंड हो। अब इससे पहले कि हम ये जाने कि अमेरिका ये कैसे करना चाहता है, बस जल्दी से याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये एल्गोरिदम में मदद करता है और वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि क्या विचार किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल पहले भी ऐसे ऑपरेशन पर विचार कर चुके हैं। असल में पिछले साल 12 दिन की जंग से पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इजराइल खुद ही एक तरफा तौर पर अपने स्पेशल फोर्सेस को ईरान भेजने की योजना बना रहा था, क्योंकि इजराइल के पास ऐसे B-2 बॉम्बर्स नहीं थे जो बंकरों में घुस सके। वे ऐसे ईरान को स्वीकार नहीं कर सकते जिसके पास परमाणु हथियार हों, इसलिए वे जोखिम उठाकर अपनी फोर्स भेजकर उन साइट्स को उड़ाना चाहते थे। इजराइल पहले भी ऐसा कर चुका है। 2024 में इजरायली स्पेशल फोर्सेज ने सीरिया में घुसपैठ की और एक भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल साइट को नष्ट कर दिया, जिसे ईरान ने वास्तव में सीरिया में बनाने में मदद की थी। मुझे लगता है हम जानते हैं कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ऐसा कर सकती है। हमने ओसामा बिन लादेन पर छापेमारी देखी थी और इस साल वेनेजुएला में मादुरो के साथ क्या हुआ वो भी देखा। लेकिन इन सब के बावजूद यह बताना जरूरी है कि यह ऑपरेशन अब तक हमने जो भी देखा है उससे काफी अलग होगा। हमारी जानकारी के मुताबिक ये पहली बार होगा जब अमेरिकी बलों को परमाणु सामग्री को संभालना पड़ेगा और इसके लिए विशेष क्षमताओं की जरूरत होती है। अब अमेरिका के पास सिर्फ डेल्टा फोर्स या सील टीम 6 नहीं है। असल में इन बलों के भीतर कुछ विशेष इकाइयां हैं जिन्हें विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। उनका काम ऐसे हालात के लिए प्रशिक्षित होना है, कहीं घुसना, खतरनाक सामग्री को सुरक्षित करना और बाहर निकालना। मेरे लिए यह निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। जैसे पिछले साल इस्तेमाल हुए GBU-57 बंकर बस्टर्स, वो खास तौर पर ईरानी ठिकानों को नष्ट करने के लिए बने थे। ये टीमें खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों के लिए होती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे इन बलों को तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। ये था उनका जवाब। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जब आप जमीनी सैनिक भेजेंगे? आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं अभी इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि ये उपयुक्त सवाल है। आप जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं देने वाला। क्या ऐसा हो सकता है? मुमकिन है। बहुत अच्छे कारण के लिए बहुत अच्छा कारण होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर हमने कभी ऐसा किया तो वे इतने बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे कि वे जमीन पर लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या आप वहाँ की तेल सुविधा के बारे में सोच रहे हैं?
ईरान के तट पर एक तेल सुविधा है जिसे जमीनी सैनिक सुरक्षित कर सकते हैं। अटकलें हैं कि वो निशाना हो सकता है। मुझे नहीं पता कि अटकलें क्या हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको यह नहीं बता सकता। अगर मैंने आपको बताया तो मैं खुद ही मुश्किल में पड़ जाऊंगा। क्या आपको परमाणु स्थलों पर समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित करने के लिए जमीनी सैनिकों की जरूरत है? इस बारे में पता करो। हमने इसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन यह पूरी तरह से विनाश था। वे वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं और किसी समय शायद हम पहुंच जाएं। आप जानते हैं, वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी हम बस उन्हें तबाह कर रहे हैं। लेकिन हमने उस पर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हम बाद में कर सकते हैं। हम अभी नहीं करेंगे, शायद बाद में करें। उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि ऐसे कदम उठाने से नहीं डरते। साथ ही कई स्रोतों से खबर है कि व्हाइट हाउस जमीन पर कार्रवाई पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चाहे अमेरिकी सेना हो, इजरायली सेना हो या दोनों मिलकर कुछ न कुछ सोचा जा रहा है। आइए जानते हैं कि यह असल में कैसा दिखेगा। द वॉर जोन प्रकाशन ने इस पर अच्छा विश्लेषण किया है। आप सभी इसे जरूर देखें। मैं आपको इसका कुछ सारांश देने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप सभी विवरणों में रुचि रखते हैं तो जाकर इसे जरूर देखें। इस लेख का शीर्षक है कमांडर रेड टू सिक्योर ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम बिकम्स वेरी रिस्की नेसेसिटी। हम इसे लिंक करेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो लेख जरूर देखें। ये इतना जटिल क्यों है? आप सिर्फ लगभग 100 पाउंड यूरेनियम नहीं निकाल रहे हैं। रेडियोधर्मी सामग्री को सुरक्षित ले जाने के लिए खास कंटेनर चाहिए, जिससे वजन बढ़ता है। इसके अलावा आपको परमाणु सामग्री को संभालने में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मचारियों की जरूरत होती है। शायद वैज्ञानिक, शायद विशेष रूप से प्रशिक्षित ऑपरेटर। किसी भी तरह यह कोई जल्दी से पूरा होने वाला मिशन नहीं है। जैसा मैंने कहा, ईरान ने जानबूझकर प्रवेश द्वार बंद किए हैं। मुझे यकीन है कि वहां कहीं सशस्त्र गार्ड हैं, लेकिन हम उन्हें सैटेलाइट से ठीक से नहीं देख सकते। तो ये शायद एक सकारात्मक बात है, लेकिन हमें मानकर चलना होगा। और मुझे यकीन है कि ईरान के पास आसपास कहीं सुरक्षा जरूर है। लेकिन सौभाग्य से निष्कर्षण के अलावा एक और विकल्प भी विचाराधीन है, और वह विकल्प है पतला करना। यूरेनियम को बाहर ले जाने के बजाय आप इसे बस पतला कर सकते हैं। मान लीजिए 10% या 3% संवर्धन तक। अब ईरान के लिए हथियार ग्रेड स्तर तक हफ्तों में पहुंचना मुश्किल होगा। याद रखें, प्राकृतिक यूरेनियम से 3% तक पहुंचने में संवर्धन का आधा समय लगता है, यानी करीब 6 महीने। लेकिन 60% से 90% तक सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। अगर हम इसे फिर से पतला करें तो हफ्तों की जगह सालों का समय मिल सकता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। आपको बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा और आपको परिसर में विशेष उपकरण भी लाने होंगे। ये उतना ही जटिल है जितना निष्कर्षण, शायद उससे भी ज्यादा। इसके अलावा हमें याद रखना चाहिए कि यह अब भी युद्ध क्षेत्र है। ईरान के पास हवाई वर्चस्व नहीं है। उनकी सेना नष्ट हो रही है, लेकिन उनकी जमीन पर फोर्स अब भी है। विशेष ऑपरेशन टीम के अंदर जाने पर भारी जोखिम रहेगा। उन्हें दुश्मन क्षेत्र में गहराई तक जाकर खतरनाक सामग्री संभालनी होगी और बाहर निकलने के विकल्प सीमित होंगे। मुझे यह कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर अमेरिकी सेनाओं का ईरान से इतिहास अच्छा नहीं रहा। फिर भी जैसा मैंने कहा, यह एक जोखिम भरी जरूरत हो सकती है। आप ऐसे ईरान को स्वीकार नहीं कर सकते जिसके पास संवर्धित यूरेनियम हो और जिसकी सरकार पूरी जंग के बाद भी बची रहे।